आज का टॉपिक रहेगा रागों की जाति। तो रागों की जो जाति होती है इसके बारे में हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कई विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से बारीकी से पढ़ते हैं। स्वरों की गिनती के आधार पर मतलब जो स्वर होते हैं उनको गिनती के आधार पर अथवा किसी राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या मतलब एक राग में कितने स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं उसके आधार पर जातियों को बनाया गया है, निश्चित की गई हैं। मुख्य रूप से जातियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ऑर्डव ऑर्डव यानी कि 5 स्वर, शार्डव यानी कि 6 स्वर और संपूर्ण यानी कि 7 स्वर। तो इनकी जाति इस प्रकार से बन सकती है कि किस में 5 लग रहे हैं स्वर, किस में 6 और किस में 7। ठीक है, तो इन तीनों से कुल 9 प्रकार की जातियाँ निश्चित की गई हैं, वो हम बताते हैं। ऑर्डव यानी 5 स्वर, तो ऑर्डव से भी 3 प्रकार की जातियाँ बन सकती हैं, जैसे कि ऑर्डव ऑर्डव यानी कि 5-5, ऑर्डव शार्डव यानी कि 5-6 और ऑर्डव संपूर्ण यानी कि 5-7। सेम शार्डव में भी यही होगा, शार्डव ऑर्डव यानी 6-5, शार्डव शार्डव यानी 6-6, शार्डव संपूर्ण यानी 6-7। सेम संपूर्ण 7 स्वर का संपूर्ण ऑर्डव, संपूर्ण शार्डव, संपूर्ण संपूर्ण यानी कि 7-5, 7-6 और 7-7 स्वर। ठीक है, अब ऑर्डव ऑर्डव के बारे में क्लियर हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ऑर्डव ऑर्डव यानी जिनमें आरोह अवरोह में 5 स्वर लगते हैं वो ऑर्डव ऑर्डव कहलाएंगे। जैसे कि भूपाली स्वर है सारे गा पा धा सा, तो इसमें 5 स्वर लग रहा है। मालकोस में भी 5 स्वर लगते हैं। ठीक है, ऑर्डव शार्डव यानी जिसके ऑर्डव शार्डव यानी कि ऑर्डव जो रहेंगे मतलब स्वर 5 स्वर वो रहेंगे अपने आरोह में, और अवरोह में 6 स्वर 5 और 6। ऑर्डव शार्डव वे राग जिनके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं, वे आरोह अवरोह ऑर्डव शार्डव कहलाते हैं। ठीक है, ये जाती हैं। ऑर्डव संपूर्ण यानी कि 7 और 6, जिसमें आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग किया जाएगा। तो ये एक तरीके से वो हो जाएगा। अभी हम जाति की चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम राग की चर्चा करेंगे तो इन जातियों से रागों का निर्माण होगा, जिसमें कहीं पर 5-6 स्वर यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे 5-5 कर रहे हैं, कहीं पे 5-7 कर रहे हैं, कहीं कहीं पे 7-7 कर रहे हैं। इस तरीके से कई सारा बन जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 9 जातियाँ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ और हम चीज़ें समझ लेते हैं। आरोह और अवरोह क्या होता है। आरोह मतलब किसी भी राग में प्रयुक्त होने स्वरों को चढ़ता हुआ क्रम, जैसे हम अलंकार गाते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया हमारा आरोह। अवरोह होगा सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो आरोह यानी चढ़ना और अवरोह यानी उतरना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पकड़ पकड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी राग के लिए, क्योंकि पकड़ से ही पता चलता है कि राग कौन सा है। राग का यहाँ एक तरह से छाया बनती है, उसका रूप बनता है। किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों को सबसे छोटा मेल या विन्यास जिसको गाते या बजाते राग की पहचान हो जाए वह राग की पकड़ कहलाती है। जैसे भैरव राग में गा मा धा पा स्वर वाली गाते ही राग भैरव का आभास हो जाता है। आलाप आलाप हमें पता है कि जब हम किसी भी राग या किसी भी गाने को स्टार्ट करते हैं उसको उठाने से पहले जब हम आलाप लगाते हैं उसको आलाप हम बोलते हैं। राग को का समझ विषय राग के नाम से स्वरों को आकार या किसी बोल अथवा नोम तोम में गायन करने को आलाप कहते हैं। इसे गायन से पूर्व बिना ताल के तथा बीच में तालबद्ध दोनों तरीके से भी गाया जाता है। ठीक है, तान तान शब्द भी हमने सुना है। तान का अर्थ होता है तानना या फैलाना। तान उस स्वर समुदाय को कहते हैं जिससे प्रयुक्त स्वरों को गाकर या विस्तार किया जाता है। आलाप के विपरीत तान में स्वरों को तेज लय में मतलब आलाप को विलंबित तरीके से मोस्टली गाया जाता है, स्लो स्लो गाया जाता है ना। लेकिन तान को तेज लय में गाकर यानी कि द्रुत लय में गाकर बंदिश के बोल या रागों के स्वर में गाते हैं। जैसे बंदिश के बोल हैं उसको भी गा सकते हैं, राग के स्वरों में भी गाते हैं। जैसे राग यमन की तान हो गया नी रे गा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी सा। इस तरीके से हो जाएगा नी रे गा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी सा, नी रे गा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी सा। इस तरीके से तान को हम गा सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।